हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास का जो अपना टर्म हमारा चला हुआ है उत्तक, उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पौधों के अंदर जो उत्तक पाए जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था कि पौधों में कौन कौन से उत्तक होते हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं। आज उसी कड़ी में हम बात करते हैं जंतु उत्तक। कौन कौन से होते हैं और किस किस कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। पौधों के अंदर हमने पढ़ा था कि जो पादपों के उत्तक होते हैं उनके जो विभाजन अक्षमता के आधार पर उनको विभज्योतक कहा जाता है, और जो विभाजन की अक्षमता खो चुकी कोशिकाएं होती हैं वो मिलकर स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं और विभिन्न प्रकार के संवहन कार्य करती हैं। तो क्या इसी प्रकार के कार्य के लिए जो उत्तक बनते हैं वो जंतु उत्तक में भी वैसे ही होते हैं या वो अलग अलग होते हैं? आप सभी जानते हो कि बहुकोशिकीय जीवों में ही आते हैं जंतु भी, और बहुकोशिकीय जीवों के अंदर सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है कि जो श्रम है, कार्य है, उसका विभाजन होता है। कार्य बटे होते हैं कि अलग अलग अंगों के अलग अलग कार्य रहते हैं। उन अलग अलग कार्य करने के लिए जो कोशिकाओं का समूह बनता है उसे हम उत्तक कहते हैं। तो जब हम जंतु उत्तक की बात करेंगे तो आप जानते हो कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी पसलियों की गति किस प्रकार होती है। सांस लेने पर बाहर की तरफ गमन करती है, सांस लेके देखना है सभी, तो देखते हैं उसमें कि पसलियाँ बाहर की ओर गति कर रही हैं, सांस छोड़ते हैं अंदर की ओर गति कर रही है। हम यहाँ बोर्ड पे काम कर रहे हैं तो चौक की सहायता से काम करते हैं, लेकिन इस चौक को पकड़ने के लिए हमें हमारी उंगलियाँ ऐसे काम करेंगी, और हमें लिखना है तो हमारी जो बाजू है, हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो सहयोग करेंगी इस गति में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार की गति के लिए हमारी मांसपेशियाँ उत्तरदायी हैं, तो ऐसा उत्तक जो बनेगा वो पेशीय उत्तक हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर जो गैसें हैं, या गैस की बात करें हम वायु अंदर लेके जाते हैं, और फेफड़ों से उसमें से ऑक्सीजन को लेकर रक्त शरीर के भिन्न भिन्न भागों तक जाता है। उन शरीर के भिन्न भिन्न भागों को रक्त जोड़ कर रखता है। विभिन्न पदार्थों के ऑक्सीजन के साथ साथ विभिन्न पदार्थों का शरीर के भिन्न भिन्न भागों से परिवहन करता है रक्त। कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों में आता है और विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को लेकर विक या यकृत की तरफ जाता है। तो ये सभी कार्य रक्त करते हैं। इसका मतलब संयोजन, जोड़ने का काम करता है भिन्न भिन्न भागों के। तो उस आधार पे हम उसे संयोजी उत्तक कहते हैं। विशिष्ट कार्यों के आधार पर ही जो जंतुओं में उत्तक पाए जाते हैं उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो 4 प्रकार के उत्तक जो होते हैं वो जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें पहला है एपिथीलियमी उत्तक। दूसरा संयोजी उत्तक। तीसरा पेशीय उत्तक। चौथा तंत्रिका उत्तक। जो शरीर की बात करें या शरीर के अंदर जो अंग होते हैं उनके आवरण की बात करें, उनको ढकने का जो काम करता है वो करता है एपिथीलियमी उत्तक। अलग अलग अंगों को अलग अलग रखता है, उनके बीच में एक दीवार का गैप का काम करता है एपिथीलियमी उत्तक। सुरक्षा प्रदान करता है पूरे शरीर के आंतरिक अंगों को एपिथीलियमी उत्तक। संयोजी का मतलब है संयोजन, जोड़ने का काम करता है। हमने अभी रक्त का उदाहरण दिया है कि शरीर के भिन्न भिन्न भागों तक गैसों को आदान प्रदान में और विभिन्न पदार्थों को ले जाने का काम करता है, विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है रक्त। तो रक्त किस प्रकार का उत्तक हो जाता है? संयोजी उत्तक। विभिन्न प्रकार की हम क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं में मांसपेशियों का योगदान होता है। मांसपेशियां उन क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होती हैं, उन गतियों के लिए उत्तरदायी होती हैं, तो वो बनी होती हैं पेशीय उत्तक।
उसके बाद तंत्रिका उत्तक पूरे शरीर की जंतुओं की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र। जब मानव की बात करते हैं तो मस्तिष्क की बात की जाती है, तो ये जो तंत्रिका तंत्र बना होता है तंत्रिका उत्तक से। तो हम एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये किस किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, कैसी कोशिकाएं होती हैं, क्या क्या ये काम करती हैं, उन विशिष्ट कार्यों के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं और आगे कितने प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एपिथीलियमी उत्तक की, कि जो एपिथीलियमी उत्तक है ये क्या होता है। अभी हमने बात की कि शरीर को ढक के रखता है, कोशिकाओं का एक समूह है जो शरीर का आवरण बनाता है, त्वचा बना रहा है। शरीर के अंदर अंग हैं, वो अलग अलग हैं एक अंग दूसरे अंग से। हम फेफड़े की बात करें वो अलग होता है, वृक्क की बात करें वो अलग है, मानव हृदय की बात करें वो अलग होता है। आहार नाल है, ऐसे ही रक्त नलिकाएं होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, तो वो सभी अलग अलग रहती हैं। इसका मतलब उनका आवरण बना हुआ है एक, जो उनको एक दूसरे से अलग रखता है। तो इस तरह उनके आवरण को एपिथीलियम उत्तक द्वारा, वो जो आवरण है वो एपिथीलियम उत्तक द्वारा बना होता है। उनके कार्यों के आधार पे इस एपिथीलियम उत्तक को अलग अलग नामों में या भागों में बांटा जाता है। तो इसी कड़ी में पहली बात करते हैं सल्की एपिथीलियमी उत्तक की। सल्की एपिथीलियम उत्तक अगर बात करें, रक्त जो वाहिका होती है, रक्त जो नलिकाएं होती हैं, उनका जो अस्तर होता है, या कूपिका की बात करें जो फेफड़ों के अंदर गैसों के आदान प्रदान के लिए एक क्षेत्र बल प्रदान करती हैं, एक एरिया क्षेत्र ऐसा प्रदान करेगी जिससे गैसों का आदान प्रदान होगा। या उन किसी भी अंग की बात करें जिसके अंदर पदार्थों का आवागमन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, यानी जो सिर्फ कुछ चुने हुए पदार्थों को ही अंदर बाहर आने जाने देती है। अगर ऐसी कोशिकाओं से कोई अंग बने हुए हैं, कोई उत्तक बना हुआ है, ऐसा काम करने वाले जो अंग होते हैं, उनका जो आवरण है वो सल्की एपिथीलियम उत्तक से बना होता है। यानी उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो पतली कोशिकाएं और चपटी कोशिकाएं होती हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो पतली और चपटी कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे के साथ सटी होती हैं, बिल्कुल नज़दीक होती हैं, और उनमें जो रिक्त स्थान होगा वो बहुत कम होता है या नहीं होता। तो कम रिक्त स्थान होने के कारण ही जो ये कोशिकाएं हैं ये मिलकर सल्की एपिथीलियम उत्तक का निर्माण करती हैं। सिर्फ हम इसकी बात नहीं करें, आहार नाल के अस्तर की बात करें, जो आहार नली बनी होती है उसके अगर अस्तर की, उसकी लाइन के अंदर की बात करें, उसके आवरण की बात करें, तो वो भी सल्की एपिथीलियम उत्तक से मिलकर ही बनी होती है। हम अगर बात करें इस त्वचा की, तो इस त्वचा के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो आपस में, ये जो चपटी कोशिकाएं हैं वो आपस में मिली होती हैं, सटी हुई होती हैं एक दूसरे के साथ, और इन सटी हुई कोशिकाएं या पतली चपटी कोशिकाओं से ही जो उत्तक बनता है उसे सल्की एपिथीलियम उत्तक कहा जाता है। अब हमने त्वचा की बात की, और त्वचा को कटने फटने से जो रोकती हैं वो ये सल्की, जो इसमें कोशिकाएं होती हैं, चपटी कोशिकाएं, ये एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहती हैं, इसलिए एक अस्तर बन जाता है। अस्तरी जो सल्की एपिथीलियम उत्तक है वो बन जाता है। कहीं से भी त्वचा ऐसे नहीं है कि उसमें गैप मिलेगा, पूरा का पूरा शरीर के अंगों को वो ढक के रखती है। तो ये सल्की एपिथीलियम उत्तक होगा। अगर इसकी संरचना को देखा जाए तो संरचना दर्शाती है कि इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से सटी हुई हैं, और पतली कोशिकाएं होती हैं और चपटी होती हैं।
तो इस प्रकार का जो उत्तक होगा वो सल्की एपिथेलियम उत्तक हो जाएगा। दूसरा, इसी में कुछ उत्तक ऐसे होंगे एपिथेलियमी जिसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होती हैं। ऐसे उत्तक को स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक कहा जाएगा। एपिथेलियम उत्तक बोल देंगे। अभी बताया है कि यहाँ जो सल्की एपिथेलियम उत्तक होता है उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो पतली और चपटी होती हैं। कहाँ कहाँ मिलती हैं वो बताया गया है। त्वचा के जो भाग होते हैं, आहार नली का जो अस्तर होता है, कूपिका की बात करें या फिर रक्त नलिका का जो अस्तर होगा, ये सारे के सारे किसके बने होंगे? सल्की एपिथेलियम उत्तक के बने होंगे। अब बात करते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक की। तो जो वो अंग जो भोजन के या पदार्थों के अवशोषण का काम करते हैं, अब अवशोषण का काम आंत करती है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न करते हैं, श्रावण करते हैं, विभिन्न ग्रंथियां होती हैं, उनका जो आवरण है वो लंबी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब वो लंबी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रहती हैं और इस तरह जो लंबी कोशिकाओं से मिलकर एक समूह बनता है, उस समूह को स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक बोल दिया जाएगा। जो श्वास नली होती है, उस श्वास नली का जो अस्तर बना होगा, आंत का अस्तर बोला, अभी आवरण बोला, श्वास नली जो होगी उसका जो अस्तर होगा स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक का बना मिलेगा। अब जो श्वास नली है उसके अंदर जो पक्षमाभ होते हैं, सीलिया होती हैं, जो संरचनाएं बनी होती हैं, जब गैसों के आदान प्रदान में जिनका सहयोग होता है तो वो स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक की बनी होती है। अगर इसकी संरचना को देखा जाए तो जो संरचना बनती है एपिथेलियम उत्तक की, तो इसके अंदर जो कोशिकाओं का समूह मिलेगा वो लंबी कोशिकाएं जो होती हैं वो मिलकर स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक को बनाती हैं। ये जो हमने संरचना बनाई है इसमें लंबी कोशिकाएं दिखाई गई हैं। इसका पीछे जो एरिया बनाया गया है, जो जगह बनाई गई है, वो ये दर्शाती है कि इसके पीछे भी जो कोशिकाएं लगी हुई हैं, व्यवस्थित हो रही हैं, वो लंबी कोशिकाएं ही हैं। इन लंबी कोशिकाओं से मिलकर स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक बनता है और किन किन भागों में के आवरण का निर्माण करता है वो आपको बताया गया है। तीसरी बात करते हैं इसी में, जो घनाकार एपिथेलियम उत्तक होगा। घनाकार का मतलब होगा कि इसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो भी घन के आकार की और पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ सटी हुई रहती हैं, व्यवस्थित रहती हैं। घनाकार एपिथेलियम उत्तक अब जो घनाकार एपिथेलियम उत्तक होता है, जो वृक्क की संरचना होती है, वृक्क जो उसका अस्तर जो बना होता है, उसके अंदर की भाग जो परत बनी होती है, यकृत के जो पार्ट बना होता है, भाग बना होता है, उसका जो आवरण बना होता है वो घनाकार एपिथेलियम उत्तक से बना होता है। ये जो घनाकार एपिथेलियम उत्तक है इसके अंदर जो संरचना बनती है, जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से व्यवस्थित रहेंगी।
सटी हुई व्यवस्थित रहेंगी और इसी प्रकार से ये आवरण ये पूर्ण रूप से व्यवस्थित जो कोशिकाओं का समूह होता है, ये घनाकार एपिथेलियम ऊतक का निर्माण करता है। और ये एपिथेलियम जो ऊतक होता है, ये जो वृक्क होंगी या जो यकृत के जो भाग हैं उसके जो आवरण हैं उनको ढकने का काम करते हैं, उन्हें यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। कुछ एपिथेलियम ऊतक अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है जो कुछ पदार्थों के श्रवण के लिए एक ग्रंथि का निर्माण कर देता है। ऐसा लग जाता है कि वो ग्रंथि बनी हुई है। उस आधार पे कहा जाता है कि वो जो एपिथेलियम ऊतक होगा उसे ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक कहते हैं, जो ग्रंथि की तरह होगा और जिसका काम होगा कि श्रावण की जो प्रक्रिया है कुछ पदार्थों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया में काम करे। जो घनाकार बताया हमने उसमें बताया आपको कि जो वृक्क का स्तर है जो यकृत का आवरण है उसमें घनाकार एपिथेलियम ऊतक का जो मुख्य कार्य है वो रहेगा, उसको बनाने में सहयोग करेंगे। और मेन बात जो हमने पढ़ी है अब तक कि एपिथेलियम ऊतक जो अंग हैं हमारे शरीर के उनको सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ऊतक, जंतु ऊतक में क्या क्या काम रहेंगे, कौन कौन से प्रकार होते हैं, और उनमें से एक ऊतक को पढ़ा जिसका नाम रहेगा एपिथेलियमी ऊतक, और उनके कार्य देखे कि वो क्या क्या काम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो दूसरे जंतु ऊतक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।